Hello student. Next we see the measurement of mass. तो आगे हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ. तो लेंथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, जिसमें हमने लार्ज डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस दोनों मेजरमेंट वहाँ पे किए थे. नाउ वी सी द मेजरमेंट ऑफ मास. तो मास को भी, क्योंकि जो हमारे मेन तीन कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें पहला है लेंथ, दूसरा हमारा फिजिकल क्वांटिटी है मास. तो ये मास को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन से यूनिट यूज़ करते हैं और इसके स्टैंडर्ड क्या है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो मास इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मास क्या है, तो किसी भी बॉडी का मास जो है उसका वो जो मैटर है या बॉडी है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है. यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मास इज डिफरेंट देन द वेट. जो हमारे माइंड में आता है कि डायरेक्टली हम क्या लेते हैं, तो वो क्या हम कंसीडर करते हैं, वेट कंसीडर करते हैं. बट मास इज नॉट अ वेट. ओके, ये डिफरेंट है, वेट से टोटली डिफरेंट है. क्योंकि वेट है वो वेट डिस्टेंस चेंज होने पे, मतलब हम यहाँ पे अर्थ पे है तो हमारा वेट जो है वो सपोज 60 kg है, तो सपोज हम वही 60 kg वेट को मून पे ले जाते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा, मतलब 1/6 हो जाएगा. तो यहाँ पे मास है वो मास अर्थ पे भी जो बॉडी का मास है वही मास मून पे भी रहेगा, या कहीं और आप ले जाओ उस पे किसी चीज़ की कोई इफेक्ट नहीं होगी. तो उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं. तो मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस. ये समझो. तो ये जो मास है, ये मास टेम्परेचर से भी वेरी नहीं होता है, प्रेशर से भी वेरी नहीं होता है, और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, मतलब आप अर्थ पे भी उसको मेजर करो या मून पे ले जाके भी मेजर करो, उसका मास वेरी नहीं होगा. तो यहाँ पे मास क्या रहता है, तो मास रिमेन सेम फॉर any condition or any place. The SI unit of mass is kilogram. तो SI यूनिट मास का क्या लिया गया है, किलोग्राम लिया गया है, जो हमको पता है ऑलरेडी, हम ये चीज़ को देख चुके हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, केजी से डिनोट करते हैं. एंड द प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम सप्लाइड बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर. तो इसका एक प्रोटोटाइप, ये प्रोटोटाइप क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड यहाँ पे देखते हैं, ये जो वेट, ये जो मास मेजर किया जाता है, मतलब जो शॉप्स होती है, शॉप्स में जो वेट यूज़ करते हैं, वो वेट क्या है, तो वो वेट गवर्नमेंट से वो स्टैंडर्डाइज किए गए होते हैं. फैक्ट्री में जो ये वेट बनते हैं, तो वहाँ पे फैक्ट्री में क्या होते हैं, उनके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, और ये जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके हिसाब से वो वेट को वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं और वो सप्लाई करते हैं. अब ये जो फैक्ट्री के स्टैंडर्ड है, इस फैक्ट्री के स्टैंडर्ड को भी इनको क्या करना पड़ता है, तो टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट की लेबोरेटरी है NPL, उसमें जो स्टैंडर्ड वेट दिया गया है, उस स्टैंडर्ड वेट से इनको क्या करना पड़ता है, अपने जो वेट है वो वेट को भी उनको वहाँ पे उनको स्टैंडर्डाइज करवाना पड़ता है, मतलब उससे वो उनको कंपेयर करवाना पड़ता है कि उनका जो स्टैंडर्ड है, फैक्ट्री का जो स्टैंडर्ड है, वो वहाँ पे वेरी हुआ है कि नहीं हुआ है. तो ये जो वेट है, ये जो स्टैंडर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप्स. ये जो स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में जो स्टैंडर्ड वेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप बोलते हैं. तो the prototypes of the international standard kilogram supplied by the International Bureau of Weights and Measures are available in many other laboratories of different countries.
तो सारी कंट्रीज में ये जो हमको प्रोटोटाइप दिया जाता है वो प्रोटोटाइप वहाँ पे अवेलेबल होता है और उसकी कंपेयर में सारे वेट्स उस कंट्री में डिज़ाइन होते हैं या मैन्युफैक्चर होते हैं। अब इंडिया में ये लेबोरेटरी कहाँ पे है? तो इन इंडिया दिस इज अवेलेबल एट द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका ये जो लेबोरेटरी है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL में ये सारे स्टैंडर्ड वेट वहाँ पे रखे गए हैं जिससे हम फैक्ट्री के स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करवाते हैं। अब ये तो हुई कि जो बड़े वेट है किलोग्राम में जो वेट है वो किलोग्राम के वेट की हमने बात की। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारे वेट हैं वो किलोग्राम में मेजर हो जाएंगे। जैसे कि हम स्मॉल एटॉम्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से डील करते हैं तो इनके वेट तो क्या होते हैं? इट्स अ वेरी स्मॉल, वेरी नेग्लिजिबल कंपेयर टू किलोग्राम। किलोग्राम में की कंपेयर में ये तो क्या होते हैं? बहुत छोटे मास होते हैं। अब जब ये छोटे मास है तो उसको हम किलोग्राम में तो मेजर कर नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन को या एटॉम को आप बैलेंस में रख के किलोग्राम से आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो जब हम एटॉम्स और न्यूक्लियस की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो उस टाइम पे द किलोग्राम इज एन इनकन्वीनियंट यूनिट। किलोग्राम हमारा क्या हो जाता है? इनकन्वीनियंट यूनिट होता है कि हम इसका वेट किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे इन दिस केस देयर इज एन इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। तो उसके लिए ये जो छोटे मास है, छोटे मास के लिए एक स्टैंडर्ड वहाँ पे फिक्स किया गया है जिस स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द मास ऑफ एटॉम्स। तो ये क्या करता है? तो ये एटॉम्स के मास को एक्सप्रेस करता है। तो एटॉम्स के मास जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द मास ऑफ एटॉम्स। वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1U। वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिनोट करते हैं? 1U से हम इसको डिनोट करते हैं। इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटॉम ऑफ कार्बन -12 आइसोटॉप। मतलब ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है, 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे मेजर करते हैं या कैसे इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, इसकी हमको डेफिनेशन यहाँ पे दी है। तो कार्बन 12 का जो एटॉम है, कार्बन 12 के एटॉम का जो आइसोटॉप है 6C12, उसका जो 1/12 मास जो हमको मिलता है इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। समझना, एक कार्बन 12 का आइसोटॉप है 6C12। अब ये आइसोटॉप क्या होता है वो आप लोग केमिस्ट्री में बेटा स्टडी करोगे। तो जिसमें 6C12 एक आइसोटॉप है कार्बन 12 का, जिसका मास हम यहाँ पे जिसके मास का 1/12 जो हम लेते हैं वो क्या स्टैंडर्डाइज किया गया है? 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो ये मास कितना निकल के आता है? इट इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻17 kg। ये कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये समझना 10⁻⁻27 kg है। ओके, यहाँ पे ये -27 kg, 10⁻⁻27 kg है। और ये वैल्यू आपको ध्यान में भी रखनी है। ये
1 U की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत बार हमको यूज होगा। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। Mass of commonly available objects can be determined by a common balance like the one used in a grocery shop। मतलब जो commonly हम मास लेते हैं, तो ये जो कॉमनली यूज मास है, कॉमनली यूज मास को हम कैसे मेजर करते हैं? तो इट इज मेजर्ड बाय द बैलेंस। कॉमन बैलेंस सिस्टम जो होती है, जो नॉर्मली हम ग्रोसरी शॉप में जाते हैं और वहाँ पे जो बैलेंस सिस्टम होती है जिससे वो मेजर करते हैं मास को, वेट को मेजर, मास को मेजर करते हैं, वो मास को हम नॉर्मली उसकी कॉमन सिस्टम है। बट फॉर द लार्ज मासेस, ये तो क्या हुआ कि स्मॉल मास है तो स्मॉल मास हम यूजिंग बैलेंस सिस्टम मेजर कर सकते हैं, बट लार्ज मास है तो लार्ज मास को हम कैसे मेजर करेंगे? लाइक प्लैनेट, स्टार्स, उसका मास तो हम बैलेंस सिस्टम में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मास मेजर करने के लिए वी कैन यूज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप आगे ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर है और आप ऑलरेडी आगे के स्टैंडर्ड में भी ग्रेविटेशन पढ़ के आए हो, इसमें भी आपको पता होगा कि न्यूटन्स लॉ हम यूज करते हैं F = G(m1m2/r²), जिसमें हम मास को यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला को यूज करके हम लार्ज मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मल मास को यूजिंग द बैलेंस सिस्टम और लार्ज जो मास है उसको यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मेजर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फॉर द स्मॉल मास। तो फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मास ऑफ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके जो मास है, इनके मास को हम नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते, ऐसे बैलेंस में हम रख के उनके मास मेजर नहीं कर सकते। तो इनके मास मेजर करने के लिए एक स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है विच इज़ कॉल्ड द मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या बोलते हैं? जो टेक्निक एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास को मेजर करती है, दैट इज कॉल्ड द मास स्पेक्ट्रोग्राफ, इन विच रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी इज प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब जब इन पार्टिकल्स को, मतलब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटॉम है, इनको जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में जब ये पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं और इनका जो ट्रैवलिंग पाथ है और ये जो ट्रैवलिंग पाथ की हमको ट्रेजेक्टरी मिलती है, दैट ट्रेजेक्टरी, रेडियस ऑफ दैट ट्रेजेक्टरी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। वो क्या होती है? उस पार्टिकल के मास, उसके रेडियस उस पार्टिकल के मास के प्रोपोर्शनल में होती है। मतलब ऐसे जो मास है, स्मॉल मास है, जैसे कि एटॉम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनका मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करके हम इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा मेजरमेंट ऑफ मास, कि हम मास को कैसे मेजर कर सकते हैं। नॉर्मल मास जो है वो, लार्ज मास, ओके, स्मॉल मास को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मास के स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, यूनिफाइड एटॉमिक मास क्या है, और ये जो स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप होते हैं वो प्रोटोटाइप कहाँ पे रखे जाते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट वी सी द मेजरमेंट ऑफ टाइम, कि टाइम जैसे कि हमारी थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, पहली हो गई लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सेकेंड हो गई मेजरमेंट ऑफ मास, एंड थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ टाइम। टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक। तो जब भी हमें टाइम को मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, टाइम को हमें ऑब्जर्व देखना है तो हम सीधा क्या यूज़ करते हैं, क्लॉक को यूज़ करते हैं। कि टाइम को मेजर करने के लिए, सपोज आप रनिंग
कंपटीशन चल रही है, तो रनिंग की कंपटीशन में हम क्या करते हैं, तो वहाँ पे स्टॉप वॉच को यूज़ किया जाता है। मतलब कोई भी स्पोर्ट्स चल रहा है उसमें हम टाइम को मेज़र करने के लिए क्लॉक को यूज़ करते हैं। तो किसी भी एक्टिविटी में हमको टाइम को मेज़र करना होता है तो उस टाइम पे हम क्लॉक को यूज़ करते हैं। तो जो सीधा एक सिंपल हमें टाइम को नाउ डे टाइम को मेज़र करना है तो हम क्लॉक को यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं। वी नाउ यूज़ एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो अर्लियर टाइम में क्या होता है था, तो अर्लियर टाइम में जो शेडो होता था वो शेडो को मेज़र करके लोग टाइम को कैलकुलेट करते थे। बट नाउ अ डे इन अ मॉडर्न टाइम ये जो टाइम मेजर होता है वो क्या होता है, तो दैट इज़ द एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ये क्या होता है, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम होता है, विच इज़ बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ सीजियम एटॉम। तो ये जो एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम होता है, ये एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, तो एक सीजियम एटॉम है, सीजियम एटॉम में इनका जो पीरियोडिक वाइब्रेशंस होता है वो पीरियोडिक वाइब्रेशंस को मेज़र करके हम स्टैंडर्ड टाइम मेज़र करते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द सीजियम क्लॉक। इसको हम क्या बोलते हैं, सीजियम क्लॉक भी बोलते हैं, समटाइम्स कॉल्ड एटॉमिक क्लॉक, समटाइम्स उसको हम एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं, यूज इन द नेशनल स्टैंडर्ड। और ये जो सीजियम क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक है वो एज अ स्टैंडर्ड यूज होते हैं। नेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल टाइम जैसे कि हम यूज करते हैं 5:30 इज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। तो ये जो स्टैंडर्ड टाइम मेजर किया जाता है, ये स्टैंडर्ड टाइम किससे मेजर किया जाता है, तो यूजिंग द एटॉमिक क्लॉक, और जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल स्टैंडर्ड। हर एक कंट्री का अपना नेशनल स्टैंडर्ड टाइम होता है। सच स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल इन मैनी लेबोरेटरीज। और ऐसे स्टैंडर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड्स बहुत सारी लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं। In the cesium atomic clock, the second is taken as the time needed for। अब ये जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है, सीजियम एटॉमिक क्लॉक आगे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, तो इट इज़ द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटॉम, कि दो एनर्जी लेवल होते हैं, इस दो एनर्जी लेवल के बीच में ये सीजियम एटॉम जो है, ये सीजियम एटॉम्स कितने बार वाइब्रेट होता है उसको हम स्टैंडर्ड टाइम और उसको हम एटॉमिक टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, कितने वाइब्रेशन होते हैं, तो इन द सीजियम एटॉमिक क्लॉक द सेकेंड इज टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर 9,19,31,770 वाइब्रेशंस। मतलब इतने वाइब्रेशंस होते हैं। एक सेकेंड कब होती है, जब सीजियम एटॉम्स ये दो एनर्जी लेवल के बीच में इतने वाइब्रेशन करता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड बोलते हैं। तो इतने वाइब्रेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है सीजियम एटॉम को, उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड बोलते हैं। तो वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल्स, ये जो हाइपरफाइन लेवल्स है दैट इज नथिंग बट द एनर्जी लेवल ऑफ द सीजियम एटॉम ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटॉम। ये इसका एक सीजियम का आइसोटॉप है कि जिसमें सीजियम 133 एटॉम्स ये एनर्जी लेवल जो है, ये एनर्जी लेवल के बीच में इतने वाइब्रेशन यहाँ पे परफॉर्म करता है, तब जाके 1 सेकेंड होती है, ऐसा हमारा स्टैंडर्ड है। द वाइब्रेशन, ये जो वैल्यू है ये याद रटने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन, ये हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दी गई है। द वाइब्रेशंस ऑफ द सीजियम एटॉम
regulate the rate of this cesium atomic clock just as the vibration of a balance will regulate an ordinary wristwatch or the vibration of a small quartz crystal regulate a quartz wristwatch। तो हमारे पास हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो एक तो हम ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच यूज़ करते हैं जिसमें क्या होते हैं, हैंड्स होते हैं, सेकेंड हैंड्स होता है, मिनट हैंड्स होता है और आवर हैंड्स होता है। तो इनको कौन बैलेंस करता है, तो इनके पीछे जो स्मॉल व्हील्स होते हैं वो व्हील्स कंटिन्यूसली वहाँ पे रोटेट होते रहते हैं और ये टाइम को ये बैलेंस करते हैं। मतलब ये जो वाइब्रेशंस होते हैं उतने हिसाब से वो व्हील रोटेट होते हैं और टाइम वहाँ पे हमको मिलता है। और जो क्रिस्टल क्लॉक होते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक होते हैं, रिस्ट वॉच होते हैं, उसमें क्या होता है, तो ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेगुलेट होते हैं जिसमें क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच होते हैं, उसमें क्या होता है, तो ये जो क्वार्ट्ज पार्टिकल है उसके जो वाइब्रेशन होते हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, जितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं उस वाइब्रेशंस के हिसाब से उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमको उसमें क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच में टाइम मिलता है। तो यहाँ पे नॉर्मल क्लॉक और क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच दोनों, जो क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच मतलब जो हमारी डिजिटल वॉच आती है, डिजिटल वॉच को हम क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच बोलते हैं, जिसमें क्वार्ट्ज करके एक ऐसा पार्टिकल आता है, ऐसा मटेरियल आता है जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारी डिजिटल क्लॉक में टाइम वेरी होता है। तो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच होती है उसमें क्या होते हैं, स्मॉल व्हील्स होते हैं जो टाइम को वेरी करते हैं, और जो क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच है उसमें जो क्रिस्टल क्वार्ट्ज होता है वो क्रिस्टल क्वार्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से उसका टाइम वहाँ पे वेरी होता है। तो यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड वाइब्रेशंस है, ये स्टैंडर्ड वाइब्रेशन के हिसाब से हम सेकेंड को मेजर करते हैं। देन वी सी दैट द सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स आर वेरी एक्यूरेट। ये हमने आगे देखा कि एक सेकेंड में इतने वाइब्रेशंस परफॉर्म होते हैं। तो इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जब परफॉर्म होते हैं तो उस टाइम पे उसकी एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी भी क्या हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज़्यादा उतनी एक्यूरेसी उसकी क्या होती है, हाई होती है। तो सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज यूज्ड एट द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एनपीएल न्यू दिल्ली। ये जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है वो एनपीएल न्यू दिल्ली में रहता है, जिससे वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन करते हैं, जिससे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है, सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज वेरी एक्यूरेट क्लॉक, जिससे हम एक एक्यूरेसी से जो भी वर्क हमको परफॉर्म करना हो वो वर्क हम वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इन आवर कंट्री the NPL has the responsibility of maintenance and improvement of physical standards including that of time and frequency। तो हमारी कंट्री में जो NPL है, NPL ये जो टाइम है और फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है और इम्प्रूव करता है। तो ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का काम कौन करता है, एनपीएल करता है। तो हमको पता है हम लोग मोबाइल में भी अभी तो इस यूज़ करते हैं, लैपटॉप में भी यूज़ करते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो हमको पता है, IST 5:30 हम यूज़ करते हैं। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो किससे सेट होता है, इट इज़ सेट ऑफ एटॉमिक क्लॉक। ये जो एटॉमिक क्लॉक है, एटॉमिक क्लॉक के हिसाब से ये स्टैंडर्ड टाइम हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो अब ये जो स्टैंडर्ड टाइम है, ये स्टैंडर्ड टाइम की एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो द एफिशिएंट सीजियम एटॉमिक क्लॉक आर सो एक्यूरेट। तो ये जो टाइम होता है, ये टाइम क्या होता है, इट इज़ अ वेरी एक्यूरेट टाइम। दैट मीन्स they impart the uncertainty
in time realization as a 1 into 10⁻⁻13। मतलब इसमें टाइम को वेरी होने की जो अनसर्टेनिटी है कि कितना इसमें टाइम अनसर्टेन हो सकता है, तो दैट इज द 1 into 10⁻13 पावर। दैट मीन्स 1 part in a 10⁻13, मतलब 1 डिवाइड बाई 10⁻13 हम करते हैं उतनी इसकी एक्यूरेसी होती है, मतलब इतनी इसमें अनसर्टेनिटी आ सकती है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 1 part in a 10⁻13, अगर 1 सेकेंड में हम इसको कैलकुलेट करें तो दिस implies that the uncertainty gain over time by such a device is less than, मतलब कि हम अगर इससे हमारी जो टाइम की अनसर्टेनिटी, मतलब पूरे साल में कितना टाइम इससे अगर वेरी हो सके, पॉसिबिलिटीज के वेरी होने की है, मतलब उतने सेकेंड का वहाँ पे लॉस हो या गेन हो, तो वो कितना है 1 part in a 10⁻13। दैट मीन्स लॉस और गेन नो मोर देन 3 microsecond in a 1 year। मतलब कि जब हम सीजियम एटॉमिक क्लॉक से स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम मेजर करते हैं, तो 1 ईयर में इसमें जो टाइम की कैलकुलेशन है वो टाइम की कैलकुलेशन में आइदर 3 माइक्रोसेकेंड का लॉस हो सकता है या 3 माइक्रोसेकेंड का गेन हो सकता है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। मतलब समझो बेटा 3 माइक्रोसेकेंड मतलब 3 into 10⁻⁻6, 3 into 10⁻⁻6 सेकेंड जितना ही इसमें वेरिएशन आ सकता है। तो इतना एक्यूरेट टाइम पूरे साल में इसमें सिर्फ 3 into 10⁻⁻6 सेकेंड जितना ही टाइम वेरिएशन पॉसिबल है, इससे ज़्यादा इसमें टाइम वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। मतलब इट इज़ द हाईली एक्यूरेटेड क्लॉक। ये क्या होते हैं? हाईली एक्यूरेटेड क्लॉक होते हैं, इसलिए इनको एज अ स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इन व्यू ऑफ द ट्रेमेंडस एक्यूरेसी इन अ टाइम मेजरमेंट, मतलब इसकी टाइम मेजरमेंट की एक्यूरेसी क्या है? ट्रेमेंडस एक्यूरेसी है। तो द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ हैज़ बीन, तो आगे जो हमने एसआई फिजिकल क्वांटिटी देखी थी, एसआई फिजिकल क्वांटिटी 7 जो हमने देखी थी, उसमें जो लेंथ को हमने डिफाइन किया था उसकी डेफिनेशंस आपको टेक्स्ट बुक में दी है। तो उसमें लेंथ को डिफाइन करने के लिए क्या यूज़ किया गया है? तो दे आर यूज द लाइट ट्रैवल्स इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि इन व्यू ऑफ द ट्रेमेंडस एक्यूरेसी इन टाइम मेजरमेंट द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ हैज़ बीन एक्सप्रेस इन टर्म्स द पाथ लेंथ लाइट ट्रैवल इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि लेंथ को मेजर करने के लिए लाइट ने कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया है वो मेजर किया जाता है, और उस पे से वहाँ पे लाइट की स्पीड और टाइम को यूज़ करके डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, जिससे हमें एक्यूरेट लेंथ मिल सके। तो यहाँ पे टाइम की एक्यूरेसी इतनी हाई होती है, इसलिए हम यहाँ पे टाइम को यूज़ करके लेंथ को मेज़र करते हैं। और यहाँ पे ये लेंथ का मेज़रमेंट का हमको एक कैसे कैलकुलेट किया है, वो 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। तो इतने टाइम में जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम क्या बोलते हैं? 1 मीटर डिस्टेंस बोलते हैं, जो हमको डेफिनेशन में वहाँ पे दिया। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आज हमने देखा कि मास को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, कि नॉर्मल मास, लार्ज मास यूजिंग द ग्रेविटेशनल लॉ, स्मॉल मास यूजिंग द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू कितने केजी होते हैं? तो 1.66 into 10⁻⁻27 पावर केजी।
तो 10 की पावर -20 7 kg जितना उसका मास होता है। फिर हमने टाइम को मेज़र किया, उसके जो सीजियम क्लॉक है, सीजियम एटॉम कितने वाइब्रेशंस परफॉर्म करता है इन 1 सेकेंड, वो हमने यहाँ पे देखा। इसके स्टैंडर्ड क्या है एंड एक्यूरेसी, तो इन 1 ईयर ओनली लॉस और गेन ऑफ 3 माइक्रोसेकेंड इज पॉसिबल। तो टाइम मेजरमेंट यूजिंग द एटॉमिक क्लॉक इज अ हाईली एक्यूरेट। तो आज हमने यहाँ पे ये दो चीज़ें स्टडी की है। ये दोनों चीज़ की आप नोट्स बना लो, तो आपको इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, थैंक यू।